फ्लावर डॉक्टर दुबे जी आइए ना। और चेयरमैन को चेयरमैन एंड और एमिनेंट स्पीकर्स, सर जस्ट एन अनाउंसमेंट, जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है हमारे केवी के कुछ डेलीगेट से, और जिनका भी कल नहीं हो पाया था, हमारे सुंदरलाल जी बाहर, वी आर वेटिंग, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, सो दैट कैन बी कम्प्लीटेड ऑल्सो। जो हमारे विनर्स थे, ऐसे के विनर्स थे, उनका कुछ रिएम्बर्समेंट बाकी है, तो मकरन जी से वो संपर्क करें, मकरन जी करकरे से, तो उनका भी वो प्रोसेस चालू कर देंगे। आफ्टर दिस सेशन उनसे संपर्क करें आपके डिटेल्स के साथ, तो वो भी हो जाएगा। एंड पॉजिटिवली करिए, बिकॉज बहुत धन्यवाद। आज का ये जो सत्र है, ये हमारे साथ में को चेयरमैन के रूप में डॉक्टर मराठे जी हैं, हमारे रिपोर्टियर जी रविंद्र जी हैं, और स्पीकर के रूप में माननीय श्री विजयपाल जी, माननीय श्री RC अग्रवाल जी और एडवोकेट विलास जी सोनवणे आपके सामने अपना विषय प्रस्तुतिकरण करेंगे। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा विजयपाल जी के बारे में, विजयपाल जी शर्मा, इनके संबंध में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। डॉक्टर विजयपाल जी शर्मा एक अपने देश के एक ख्याति नाम एक विद्वानों में इनका गिनती होती है। केवल देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम है। हमारे यहाँ CSCP का जो चेयरमैनशिप है, ये कई वर्षों तक उसके ऊपर काम देखा है उन्होंने। एंड शर्मा इज ए प्रोफेसर इन द सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर CMA at the Indian Institute of Management, Ahmedabad. He was the chairman of Commission for Agriculture Cost and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India for 5 years from 2016 to 2021. He has held several important positions in the IIMA, including chairman, Center for the Management in Agriculture for 5 years, from the 2005 to 2008, and 2010 to 2012, and chairman MBA in Food and Agri Business Management. आप एग्री बिजनेस का भी काफ़ी एक विद्वान हैं, इनका काफ़ी नाम है उसमें भी। और इसके अलावा वो UN में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ पर एडवाइज़र भी रहे हैं, तो कई विषयों के ज्ञाता भी हैं। और आज हमारा भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपना विषय प्रस्तुत करें। थोड़ा सा मेरा सब वक्ताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा समय का ही ध्यान रखेंगे। 25 मिनट समय रखा गया है, तो समय के अंदर रखेंगे तो सभी विषय अच्छे से प्रस्तुतिकरण भी हो जाएगा, उसका लाभ भी सबको मिल जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुख्यतः जो हमारे किसान भाई बहन हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हिंदी में बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो भी हिंदी थोड़ा जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे टॉपिक पे जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का सोचा। और
कल आपका एक अच्छा दिन निकला होगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि सेशंस जो हैं तो बहुत एक रुचिदायक थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, टॉपिकल थे। और मैं जो है वो इस सेशन में, मैं लेजिस्लेशन का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो है वो एक आपका इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जो हम गेहूं चावल की बात करते थे, तो उससे हम हट के जो है अभी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में जो हमारे प्राइसिंग पॉलिसी है या आपके नॉन प्राइस फैक्टर्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनका क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके भरसक प्रयत्न से हम पिछले 4-5 साल में जो है कृषि क्षेत्र में एक अभूतपूर्व जो है वृद्धि कर रहे हैं। चाहे हम खाद्यान्नों की बात करें तो अब 21-22 की बात करें तो 315 मिलियन टन हमने टोटल जो खाद्यान्न जो उनका उत्पादन किया। अब राइस की बात करें तो 130 मिलियन टन के लगभग हमारी जो उत्पादन था। वीट की इस साल थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी अगर 106 मिलियन टन हम पैदा कर रहे हैं तो वो भी एक अभूतपूर्व हमारी उपलब्धि है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कहाँ कहाँ पे है, और हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है जो आयात पे निर्भरता है वो कम हो। और उसमें फिर मैं अपने किसान भाइयों को और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दलहन फसलों में जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो थी वो 16-17 मिलियन टन पे हम काफ़ी लंबे समय से उस पर स्टेगनेट कर रहे थे, और पिछले 5-6 साल में हमने उसमें भी एक अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। और इस साल लगभग जो है हमारी प्रोडक्शन जो है 28 मिलियन टन के लगभग जो है अनुमानित है, और वो हमारी कंजम्पशन के लगभग बराबर है। तो दैट उसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पल्सेस में वो बहुत कम हो गई है। और इसमें दो कारण मुख्यतः जो वो मेरे को समझ में आते हैं कि एक तो यह है कि हम किसानों को जो है वो हमारी तकनीक जो है पर्टिकुलरली जो हमारा क्वालिटी सीड है वो हम किसानों को उपलब्ध कर पाए। और दूसरा ये है कि हमारा जो प्राइस इंसेंटिव था, अगर आप एमएसपी की बात देखें तो पिछले 5-6 साल में हमने जो पल्सेस हैं उस पर एमएसपी की काफ़ी वृद्धि की और सरकार ने उस पर खरीद भी की। तो मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी और ये प्राइस इंसेंटिव दो जो हैं वो हमारे को जो है एक आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे, और पल्सेस में हमने जो करके दिखाया। जहाँ तक ऑयल सीड की बात है तो हम उसमें भी एक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, 38 मिलियन टन्स हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी वहाँ पे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो लगभग 65 से 70% है। और हमें उसी मिशन मोड में जिसमें जैसा हमने दलहन फसलों में किया उसी में जो हमें ऑयल सीड्स में भी करना पड़ेगा कि एक तो यह है कि हमारा जो R&D सिस्टम है, चाहे वो ICR हो, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो, उनको जो है रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा। और रिसर्च पे ध्यान देने की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें दूसरा ये है कि हमारे पास जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम किसान तक कैसे लेके जाएँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम किसान को अगर तिलहन फसलों में भी अच्छी क्वालिटी का सीड उनको प्रोवाइड कर सके, उनको बेटर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, और एक रेम्युनरेटिव प्राइस जो है लाभकारी मूल्य अगर उनको दे पाएँ, तो मेरा मानना ये है कि अगले हम 5 साल में जो हमारा आज 65 से 70% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कम से कम जो है वो 30-40% पे ला सकते हैं, और अगले 10 साल में हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमें यह है कि वो सभी को जो है कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। इसी तरीके से हम शुगर की बात करें तो शुगर हमारा एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत होती थी। पहले ये होता था कि आपकी प्रोडक्शन कभी 16 मिलियन टन पे चली गई, कभी 22-25 पे चली गई। लेकिन पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा कि शुगर की प्रोडक्शन हमारी जो वो 30 मिलियन टन के लगभग है, थोड़ा उससे ऊपर होगी, थोड़ा नीचे होगी। जबकि हमारी कंजम्पशन जो है वो 24-25 मिलियन टन है। तो हमारी जो 5-6 मिलियन टन जो शुगर हम पैदा करते हैं तो वो कहाँ पे बेचेंगे उसको, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। तो उस दिशा में भी सरकार ने जो कदम उठाए उसमें ये हमने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे। तो हमारी शुगर इंडस्ट्री जो है वो अब शुगर इंडस्ट्री नहीं रही, वो एक जो है एनर्जी सेक्टर बन गया कि जब शुगर की मार्केट ठीक होगी तो हम शुगर पैदा करेंगे, अगर शुगर की मार्केट ठीक नहीं होगी तो हम एथनॉल प्रोडक्शन तरफ जाएंगे। तो शुगर सेक्टर भी हमारा डाइवर्सिफाई हो रहा है। और इसी तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा ट्रांसफॉर्म जो एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वो जैसे मैंने कहा कि राइस वीट से हट के अब जो है वो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जा रहा है, चाहे वो आपके हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, चाहे लाइफ स्टॉक सेक्टर हो या फिशरीज सेक्टर हो।
और उसमें भी हमने पिछले 5-6 साल में जो है एक अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। जैसे आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो लगभग 320 मिलियन टन से ऊपर है। दूध के क्षेत्र में हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, 200 मिलियन टन के लगभग हमारी उत्पादन है। फिशरीज़ में भी हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी है। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात देखें तो वहाँ पे बहुत एक सेटिस्फाइंग पिक्चर नज़र आती है। और मैं एक चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक कृषि नीति के बारे में एक जो सोच थी, उसमें एक जिसको कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट आया 2016 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अपने किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे। तो उससे पहले हमारा ध्यान जो होता था वो ये होता था कि हम प्रोडक्शन टारगेट सेट करते थे, और प्रोडक्शन टारगेट हमारा अचीव हो गया तो हम बहुत खुश होते थे कि हमारा जो टारगेट वो अचीव हो गया, हम ओवर अचीवमेंट हो गई। लेकिन कभी हमने किसान की आय या उसकी खुशहाली के बारे में या उसकी जो वेलफेयर है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो 2016 के बाद जो हमारा एक फोकस है वो प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से हट के जो है वो हमारा एक फार्मर्स इनकम और फार्मर्स वेलफेयर की तरफ चला गया। और आज आप देखिए कहीं पे भी डिस्कशन होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे हमारे किसान भाई हैं या बाकी कोई भी संस्था है, तो वो आज बात करता है किसान की खुशहाली, किसान की आय के बारे में। तो एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि एक भूतपूर्व हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सब जो है मिलके चलेंगे तो ये जो है हमारे लिए लक्ष्य कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनौतियाँ भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो हम करें कि भारतीय जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है उसी के लिए चुनौतियाँ आपके वर्ल्ड एग्रीकल्चर के लिए हैं, एग्री फूड सिस्टम के लिए हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती आज की डेट में है वो आपका क्लाइमेट स्ट्रेस और जो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। अब आपने क्लाइमेट का देखा होगा कि हमारे कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी आपका मानसून जो है वो लेट आता है, कभी वो अर्ली विड्रॉ हो जाता है। तो हमारा पैटर्न भी चेंज हो रहा है, जो वेदर वेरिएबल्स हैं। तो उसकी उस चुनौती को हम कैसे निपटें, अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ICR कुछ कर रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कर रही हैं। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो होता था, आज से आप 30, 40, 50 साल के पहले की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर वैसे ही क्लाइमेट रेसिलिएंट होता था क्योंकि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर था। लेकिन हम डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर से जो वो एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, जिससे रिस्क बढ़ गया। अब इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन रिस्क भी बढ़ गया। तो हम इस क्लाइमेट चेंज से जो क्लाइमेट स्ट्रेस है उससे कैसे निपटें। और दूसरा उसी तरीके से मैं बात कर रहा था कि रिसोर्स डिप्लीशन, ये हमें मान के चलना पड़ेगा, चाहे आपकी वो ज़मीन हो, चाहे आपका पानी हो, उसके लिए कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चाहिए, तो आपके पास लैंड तो लिमिटेड है। तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट ऑफ लैंड या पर यूनिट ऑफ वाटर कैसे बढ़ाएं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा उसके साथ जो है वो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बाजार क्या मांगता है, हमारा जो उपभोक्ता है वो क्या चाहता है, क्योंकि जो हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं वो बदल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हम पैदा करेंगे वो मार्केट में बिकेगा। तो हमें हमारी ये एक जिम्मेवारी है कि हम ये देखें कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, तो कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है। क्योंकि आज जो है वो आपका सिर्फ ये नहीं है कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट है, आपके पास इंपोर्ट्स भी हैं, आपके पास बहुत सारी एक ऑप्शंस हैं कंज्यूमर के लिए। तो जो हमारी ये कंज्यूमर की जो चेंजिंग प्रेफरेंसेस है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी रिसर्च होनी चाहिए, उस को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। तीसरा जो है वो देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय में बहुत एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर होने वाला है, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या चाहे आपकी बाकी वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और हमारे किसानों की जो एक अडॉप्शन की पावर है जो नई टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उनके पास वो सामर्थ्य होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, वो ईजी होनी चाहिए यूज़ करने में, तो वो करेंगे। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें जो किसान आसानी से जो है वो उसको जो है अडॉप्ट कर सके। जैसे फार्म मैकेनाइजेशन के मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम पिछले कम से कम 20 साल से जो वो फार्म मैकेनाइजेशन पे जो है बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी ट्रैक्टर के सिवाय जो है वो कोई ऐसी फार्म मैकेनाइजेशन हमारे पास नहीं है कि जिसको हम कहें कि वो किसान को देख के बनी हुई है, क्योंकि हमारा छोटा किसान है, उसकी फार्म साइज़ बहुत छोटा है और लेबर जो है वो आपकी एक तो स्केर्स होने वाली है और दूसरा ये है कि आपका जो है लेबर एक्सपेंसिव होने वाली है। तो हमारे लिए जो R&D सिस्टम है उनके लिए एक चुनौती ये है कि हम एक अप्रोप्रिएट मैकेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाएं और उसको भी किसान को ध्यान में रख के बनाएं। इसी तरीके से
एक ग्लोबलाइजेशन का है, तो ग्लोबलाइजेशन को लोग जो है उसको कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है, और जो हमारा एक एम्पिरिकल एविडेंस जो बताता है वो ये है कि अगर किसी क्षेत्र में हमने उस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया है तो वो हमारा एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र है। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपके पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अब पिछले साल आप देखिए तो हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए के थे, और वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम 20-22% ज़्यादा थे। और हमारे एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमें वो जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे हम ग्रैब करें, कैसे उसके चीज़ के लिए तैयार हों। तो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कुछ चुनौतियां जो हैं वो हमारे बहुत स्पेसिफिक हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। एक तो यह है कि हम हमेशा इसकी छोटे फार्म साइज़ की बात करते हैं, और वो मानने वाली बात है कि आज अगर हम कह रहे हैं कि हमारा फार्म साइज़ जो है 1 हेक्टेयर है, लेकिन वो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 1 हेक्टेयर भी जो है वो आपका एक जगह पे नहीं है, वो कम से कम आपका 3-4 जगह पे बिखरा पड़ा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो इफेक्टिव फार्म साइज़ है वो मेरे ख्याल से 0.25 हेक्टेयर होगा, क्योंकि वो आपका फ्रेगमेंटेड है। अब ये बताइए कि आप 0.25 हेक्टेयर में जो है वो क्या फार्म मैकेनाइजेशन, उसमें इरिगेशन डेवलपमेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं हमें उस मुद्दे पे जो है एक खुले मन से चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी फार्म साइज़ एक हेक्टेयर से कम होती है, तो उनका एवरेज फार्म साइज़ जो है वो आपका 0.4 हेक्टेयर से भी कम है, मतलब 1 एकड़ से भी कम है। और 1 एकड़ को फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो 3 पार्सल में है, तो आप देख लीजिए कि आपका वो कितना उसका फार्म साइज़ हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जो है, मैंने कहा कि खुले मन से चर्चा करनी चाहिए और उसका एक समाधान निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे आपका इरिगेशन डेवलपमेंट हो, चाहे आपका फार्म मैकेनाइजेशन हो या लैंड डेवलपमेंट हो, वो सारी आपकी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो स्केल न्यूट्रल नहीं हैं। दूसरा यह है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, वो बहुत कम है। तो मैं विश्व से तो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एडवांस कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो इंटर स्टेट वेरिएशंस हैं और विद इन स्टेट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे धान की बात करें तो धान की पैदावार पंजाब हरियाणा में देख लीजिए, और उसी का कंपैरिजन आप बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में देख लीजिए। गेहूँ की भी आप बात करते हैं तो पंजाब हरियाणा की देख लीजिए, यहाँ राजस्थान की देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए। तो हमें जो है वो एक यील्ड गैप जो है वो कम करना पड़ेगा अक्रॉस द स्टेट्स। और दूसरा ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका पोटेंशियल तो वो मान लीजिए 5 टन है, लेकिन हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो आपका 2-2.5 टन पे लटकी हुई है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो 2-2.5 टन पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम 5 पे ले जाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उनको किसानों तक नहीं ले जा पा रहे हैं। तो एक तो ये कि हमें कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब हरियाणा जैसी हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी सैचुरेट हो रही है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारा पोटेंशियल है लेकिन वो प्रोडक्टिविटी कम है, तो वहाँ पे हमें एक्सटेंशन सर्विसेज हैं या सीड की अवेलेबिलिटी है या बाकी इनपुट की अवेलेबिलिटी है, तो वो इंश्योर करनी पड़ेगी जिससे हमारा जो है वो एक गैप कम हो। तीसरा ये है कि जब हम हॉर्टिकल्चर या हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं और पोस्ट हार्वेस्ट वेसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें जो है एक अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आपका कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे आपका वो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हो, तो उनको डेवलप करना पड़ेगा जिससे हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी कम हो, हमारी वेस्टेजेस भी कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में 3 जगह से आती है। एक तो सरकार करती है, दूसरा हमारे किसान भाई बंधु करते हैं, और तीसरा जो है वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइज होता है वो करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बाकी आप किसी भी सेक्टर में देखोगे तो आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो है वो आपका लार्जली जो इन्वेस्टमेंट आती है वो हमारे किसान भाइयों से आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनका प्रॉफिट, उनका लाभ बढ़ेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो इरिगेशन के लिए कोई पंप लगाएं या मान लीजिए लैंड डेवलपमेंट करें या मैकेनाइजेशन करें। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका हिस्सा जो है सिर्फ 3 से 4% है, और कोई भी सेक्टर जो है वो 3-4% के हिस्से से जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हिस्से से वो कभी ग्रो नहीं कर सकता है।
तो हम ऐसी क्या नीति बनाएं, क्या एक ऐसा फैसिलिटेटिव रोल प्ले करें सरकार की, जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करे, और ये हमारी जो 3-4% उनका शेयर है उसको हम 10% पे लेके जाएं, 15% पे लेके जाएं। तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। और मेरा तो आप सभी किसान बंधुओं से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को हम अपना दुश्मन ना माने। अगर हम उनको जो है एक पार्टनर मान के चलेंगे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, तो मेरे ख्याल से हम बहुत तरक्की करेंगे। आप कुछ एग्जांपल आपके सामने है, शुगर केन सेक्टर देख लीजिए या बाकी चीज़ें देख लीजिए, तो हमें जो है प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए हमें कई जगह पे जो है, चाहे वो आपके रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, उन पे जो है वो गहन चिंता करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में एक और चीज़ जो है वो हमारी जो है वो ओवर क्राउडिंग है। जितने लोग हाँ एग्रीकल्चर में हैं, उतने को एग्रीकल्चर सेक्टर वो जो सस्टेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 आदमी उसमें काम कर सकता है और 150 आदमी उसमें लगा हुआ, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो हम ऐसा क्या करें, जो एक स्किल इंडिया का जो एक हमने इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक गांव के स्तर पर जो है वो ये देखें कि वहाँ पे हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे क्या नॉन फार्म सेक्टर डेवलप हो सकता है, क्या उसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या वैल्यू एडिशन हो सकता है, और उस तरीके से हम जो है अपने यूथ को, अपने जो ये एग्रीकल्चर में जो जिसको कहते हैं कि वो मन से नहीं है लेकिन वो मजबूरी से वहाँ पे हैं, तो उनका स्किल डेवलपमेंट करें और उनको जो है वहाँ एग्रीकल्चर से हम निकाल के किसी दूसरे सेक्टर में लगाएं। तो मेरा ये अपना मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग है, और जो ये ओवर क्राउडिंग है वहाँ से हमें जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से बाहर निकाल के जो है वो दूसरे सेक्टर में एंगेज करने पड़ेंगे। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो हमारा एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कोलैप्स हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए कि वो वैकेंसीज फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो हमारा फर्ज ये है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्योंकि आज मोबाइल पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि आप अपना संदेश जो है वो किसानों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये मिक्स देखना पड़ेगा कि क्या हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो फिजिकल चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ये है कि उस चीज़ को हम कैसे कॉम्प्लीमेंट करें कि जिससे टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। और जब हम किसानों की आय की बात करते हैं तो 5 या 6 बिंदु हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमें जो हमारी जो यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके 2 रास्ते हैं। एक तो हमें कंटिन्यूसली जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो इवॉल्व करते रहना है, उसको डेवलप करें किसानों तक, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको हम किसान तक पहुंचा पाएँ। तो टेक्नोलॉजी जनरेशन और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन थ्रू बेटर एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो एक हमारा एक मेन जो है एक मोटो होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी लागत जो है वो बहुत बढ़ रही है, और लागत बढ़ने का एक कारण ये है कि हमारी जो सॉइल है वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इनहेरेंट जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे भी आपके इंटेंसिव कल्टीवेशन सिस्टम है तो वहाँ पे सॉइल क्वालिटी बहुत पुअर है। अब उसमें यह होता है कि जब मेरी पैदावार नहीं बढ़ती है, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें और ज़्यादा खाद डालता हूँ, मे बी उसमें और ज़्यादा इरिगेशन देता हूँ, तो उससे मेरी जो लागत है वो तो बढ़ रही है लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे उनका रैशनल यूटिलाइजेशन करें, जिससे कि हमारी लागत कम हो और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो किसान को दोनों तरफ से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा, और जो कॉस्ट रिडक्शन होगी तो वो उसकी एक सेविंग होगी। तीसरा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन भी 2 किस्म का। एक तो यह है कि हमें फार्म टू नॉन फार्म सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग है, तो हमें ओवर क्राउडिंग वो निकालने के लिए जो नॉन फार्म को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका हैंडीक्राफ्ट्स हो, हैंडलूम्स हो, या जो भी एक रूरल बेस्ड एंटरप्राइजेज जो हमारे एक इकोनॉमी का बड़ा इंटीग्रल पार्ट होते थे, आज से 30-40 साल पहले वो हमने उनको खो दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिवाइव करना पड़ेगा। जो आपके ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो एग्रो बेस्ड हैं, जो रूरल इंडस्ट्री बेस्ड हैं, तो एक तो हमें नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और दूसरा विद इन फार्म जो है, मैं फिर यही आपसे निवेदन करता हूँ कि गेहूं चावल का हमें थोड़ा सा जो है उससे हटना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको मत पैदा करिए, लेकिन उतना ही पैदा करें जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो आपके हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, चाहे दूध उत्पादन के उसके उत्पाद हो, या फिशरीज़ हो, या बाकी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हो, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर को हमें जो है एक स्ट्रेटजिकली जो है वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा।
कोर्स जो हमारे सीरियल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ से, जैसे खाद्यान्न तेलों की हमारे बहुत कमी है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे किसान जो है वो एक उसको इंसेंटिवाइज हों कि वो जो है हमारे ऑयल सीड्स को पैदा करें। चौथा जो उसमें इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे मैंने कहा कि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और वेस्टेजेस, वो क्योंकि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जो है पेरिशेबल होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसमें, तो उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और वेस्टेजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं वेस्टेजेस हम सारे ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे आप देखिए खाना जब ख़त्म होता है तो उसके बाद कितना खाना वेस्ट होता है, और एज ए सेंसिबल सिटीजन हम उस चीज़ को जो है वो परवाह नहीं करते हैं। अभी आप देखिए अगर ब्रेकफास्ट किया होगा लोगों ने नीचे तो आपको आधी थालियों में कुछ ना कुछ मिला होगा। तो एक जो वेस्टेज है आई थिंक वो हमें हर एक इंसान को वो सोचना पड़ेगा कि उस चीज़ को हम कैसे रोकें, क्योंकि वो एक हमारी हैबिट है और उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ना वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण और जो एक बड़ा कंटेंशियस इशू होता है वो ये है कि किसान को जो है वो एक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके देखिए 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि हमें जो मार्केट एक्सेस है वो प्रोवाइड करने पड़ेगी किसानों को, कि हम किसान को जो है वो मार्केट के साथ कैसे लिंक करें। और मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये सोचें कि सरकार सब कुछ करेगी तो वो जो है वो कभी पॉसिबल नहीं होता और वो एक बहुत डिज़ायरेबल सिचुएशन भी नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि हम उसमें हैंड होल्डिंग करें, उसमें सपोर्ट करें और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, बेटर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें, जिससे हम किसान को जो है वो एक मार्केट से लिंक कर पाएँ। अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है तो हम कोल्ड स्टोरेज डेवलप करें। अगर मान लीजिए वो रेफ्रिजरेटेड वैन की ज़रूरत है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करें। उसमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है तो वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज करें। तो गवर्नमेंट का रोल एक तो ये है कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करे मार्केट में जब ज़रूरत हो, और दूसरा रोल जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि फैसिलिटेट करे कि जिससे जो है हमारा किसान जो है मार्केट के साथ जुड़े। और मैंने पहले कहा कि वो सरप्लस लेबर जो है वो हमें यहाँ से जो है शिफ्ट करनी पड़ेगी। और इन सारी जो समस्याएं हैं इनका हल जो है वो, जैसे आपका एक मेज़ होता है, एक टेबल होता है, उसकी 4 टांगें होती हैं और 4 टांगों में से एक भी टांग अगर उसकी कमज़ोर हो तो लड़खड़ाता रहता है। और मेरा मानना है कि कृषि क्षेत्र में जो है वो 4 टांगें, जो 4 पिलर जो बिल्कुल मजबूत होने चाहिए वो हैं आपका एक टेक्नोलॉजी का, दूसरा जो है आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, तीसरा जो है आपका स्टेट ऑफ आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और चौथा जो है वो किसान को एक बहुत लाभकारी मूल्य, एक इंसेंटिव, राइट इंसेंटिव मिले। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो टेक्नोलॉजी चाहे वो सीड से रिलेटेड हो, चाहे आपके फर्टिलाइजर से हो या एग्रोकेमिकल से हो, फार्म मैकेनाइजेशन से हो या वैल्यू एडिशन से हो, तो हमें उस चीज़ पे जो कंटिन्यूस एक एफर्ट लगाए रखना है और जिससे कि हम टेक्नोलॉजी को जो अपग्रेड करते रहें। और आपने ये देखा होगा कि अभी पिछले 15-20 साल में जो आपकी टेक्नोलॉजी की जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है। पहले एक आपकी वैरायटी आती थी, हाइब्रिड आता था, वो एक वैरायटी आती थी वो कई सालों तक चलती थी, या कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी वो कई सालों तक चलती थी। लेकिन आज ये है कि आज की टेक्नोलॉजी जो आपकी आज आ रही है वो 2 साल में, 3 साल में वो बिल्कुल खत्म हो रही है और नई टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी। तो हमारे जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए चैलेंज ये है कि हम कंटिन्यूस कैसे इवॉल्व करते रहें टेक्नोलॉजी को और कैसे उसको किसानों तक पहुंचाते रहें। इसी तरीके से मैंने फार्म मैकेनाइजेशन का एक चैलेंज बताया कि पिछले कई सालों से हम फार्म मैकेनाइजेशन पे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज शुगर केन की बात करें जहाँ पे आपका हार्वेस्टिंग जो है वो सबसे बड़ी एक समस्या है, लेबर मिलती नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इंडियनाइज्ड जो एक फार्म जो शुगर केन हार्वेस्ट होता है वो नहीं है क्योंकि हमारे फार्म साइज छोटे हैं। तो इसी तरीके से बाकी टेक्नोलॉजीज में जो हमें एक कदम आगे रहना पड़ेगा। दूसरा मैंने जो पिलर बताया जो आपको, वो मैंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैंने कहा कि जैसे एक्सटेंशन सिस्टम है हमारे काफ़ी वीक हो गए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कुछ हमने किया लेकिन बहुत कुछ करना है। इसी तरीके से आपके जैसे अब बाकी जितने लैंड रिफॉर्म्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस आपको जो जैसे किसानों के समूह हैं या आपके कोऑपरेटिव्स हैं, तो हमें वो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, वाइब्रेंट बनाने पड़ेंगे और उनको जो है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए तैयार करना पड़ेगा।
और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में दो किस्म के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा रोल कहाँ पे सरकार को करना चाहिए और कहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो रूरल रोड्स हो, चाहे इरिगेशन हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टिपिकली आपका पब्लिक सेक्टर से आना चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो मार्केट साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपका रोड होगा, आपके पानी अवेलेबल होगा, तो आप समझो कि आपके जो सेमी अर्बन एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपकी जो रूरल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपके जो है वो गाँव में जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें, क्योंकि आप शहरों में देखिए या जो आपकी सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमें वो एक नेटवर्क मिल जाए रोड्स का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिले, या आपका वहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, तो हर एक जो भी एक वेयर हाउस बनाएगा या कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो वो गांव की तरफ जाएगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक सेक्टर से आना चाहिए और जो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका प्राइवेट सेक्टर से आना चाहिए। तो हमें ये बड़ा क्लियरली मान के चलना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक सहयोगी है इस दिशा में। और चौथा जो स्तंभ मैंने कहा तो वो आपका राइट इंसेंटिव है। उसमें एमएसपी एक इंस्ट्रूमेंट है, बट एमएसपी जो है एक लिमिटेड रीच है उसकी, क्योंकि 22-23 फसलों के लिए है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर जो वो तो अब हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहा है, आपका लाइफ स्टॉक की तरफ जा रहा है, फिशरीज की तरफ जा रहा है। तो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उस सेक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़रूरत है, हमें उसको जो है खुले मन से उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन यह है कि हमें फार्मर को सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब छोटा किसान होता है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। तो हमारा मानना ये है कि जो ये आपका फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हों, और सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो इन्होंने नई बनाई है, तो उसका मेरा ये मानना है कि वो एक बहुत इफेक्टिव स्टेप नज़र आएगा, क्योंकि हमारे जितनी रीच जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की है, एक गांव तक आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, अगर हम उन सारी संस्थाओं को अगर एक स्ट्रेंथन करेंगे तो एक बहुत एक इफेक्टिव और बहुत कॉम्पिटिटिव हमारा एक स्ट्रक्चर पैदा होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये हमारे 4 जो स्तंभ हैं, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव, इसमें से एक भी हमारा जो स्तंभ है, एक भी हमारा पिलर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो हमारी एग्रीकल्चर जो डगमगाएगी। और दुर्भाग्य से क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कभी हमारे एक्सटेंशन वाले से बात नहीं करेगा, जो इंस्टीट्यूशन वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से बात नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है वो इंसेंटिव वाले से बात नहीं करेगा। तो हमें जो वो साइलोज हैं, वो जो एक हमारी एक मानसिकता है कि मेरा तो टेक्नोलॉजी जनरेशन का काम है, उसके बाद हमारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाने वो जाने, तो वो मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें जो है सबको मिलके उसमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी ये मैंने कहा कि कोई भी एक, जैसे टेबल का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपके मेज़ की एक भी अगर वो जो लेग है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी तो डगमगाता रहता है। और हमारे एग्रीकल्चर का दुर्भाग्य ये है कि हम एक दूसरे से खुले मन से बात नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा काम खत्म हो गया उसके बाद दूसरा करेगा। तो मेरी आपसे दोबारा यही एक अनुरोध है सभी किसान भाइयों से, किसान जो संगठन हैं या हमारे जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि हम सब मिलके उस दिशा में काम करें और हमारा एग्रीकल्चर जो है एक बहुत खुशहाल किसान हो, हमारा समृद्ध किसान हो, और इसी संकल्प के साथ जो है हम आगे चलें। और आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए हैं, चाहे वो मार्केट रिफॉर्म्स का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, या इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग का हो, या आपके इंसेंटिव जो है राइट इंसेंटिव फार्मर्स को देने के लिए हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हम सारे जो हैं मिलकर चलेंगे और उस दिशा में एक अच्छा सार्थक कदम उठाएंगे, जिससे हमारा किसान जो है एक समृद्ध और खुशहाल किसान हो। धन्यवाद। कुछ समय विजयपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक जिसको कहते हैं कि एक हमारे लिए भी दुविधा का काम है। जब हम टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स देखते हैं तो उतने नहीं होने चाहिए, लेकिन जब हम लेबर की उपलब्धता की बात करते हैं तो लेबर अवेलेबल नहीं होती है। तो बहुत सारे हमारे जो कृषि क्षेत्र में लोग हैं वो ऐसा है कि चॉइस से नहीं है, उनके पास कोई जो है ऑप्शन नहीं है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 135 मिलियन जो लोग हमारे जो फार्मिंग हाउस होल्ड्स हैं, तो
उतना हमारा एग्रीकल्चर उसको जो है सहन नहीं कर पाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो यही है कि हम उनको कैसे ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट करें जिससे कि वो एग्रीकल्चर से बाहर आएँ और एक उनको भी एक अच्छी एक नौकरी मिले, एक अच्छा उनका व्यवसाय चले। जैसे हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इतना प्रोविज़न है कि हम जो है गांव में जो है एक जिसको कहते हैं कि आधारभूत ढांचा जो है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो लेकिन यह है कि हमारे जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। तो ये दुविधा का बात है कि एक तरफ तो हम बहुत कहते हैं कि ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर में, लेकिन जब लेबर की बात आती है तो लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो वो हमारी समस्या जो है वो ये है। दूसरा ये पल्सेस में हमें बहुत कॉम्प्लिसेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि हमने अचीव कर लिया अब छोड़ दीजिए। इसमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो दलहनी फसलें हैं उसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा भी कोई मौसम गड़बड़ हो गया, आपका कभी उसमें फ्रॉस्ट पड़ गया, कभी बेमौसमी बारिश हो गई, कभी कोई उसमें बीमारी लग गई या कोई कीट लग गया, तो वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो हमें उस पर भी जो है चौकन्ने रहना पड़ेगा और मैंने कहा कि लगातार प्रयास करने पड़ेंगे कि जिससे हमारी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी अब भी बहुत नहीं बढ़ी है, पल्सेस में बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। तो इसलिए हमारे जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक चैलेंज ये है कि हम कंटिन्यूसली कैसे, अगर मान लीजिए एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस बहुत होते हैं पल्सेस में, तो उनसे कैसे लड़ें, कैसी एक वैरायटीज़ लेके आएँ जिससे कि हम ये स्ट्रेस जो उससे लड़ पाएँ। और दो आपकी तिलहनी फसलें हैं उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या था कि जब 2016-17 के लगभग वो एक क्राइसिस आए तो मैंने CACP में उस टाइम नया नया ज्वाइन किया था। तो उसमें भारत सरकार में सबसे बड़ी चर्चा यही होती थी कि पल्सेस से कैसे निपटें। बहुत सारी उसमें मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, हमारे साइंटिस्ट भी उसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन देते रहे, लेकिन अंत में हमें दो चीज़ें समझ में आई। एक तो यह है कि किसान को जो है वो आपको उसका जो बीज है वो बीज जो है अच्छा बीज नहीं मिलता है, टाइम पे नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि जब वो पैदा करता है तो मार्केट में उसका भाव नहीं मिलता उसको। तो सरकार ने इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया कि एक जो है क्वालिटी सीड अवेलेबल करवाएंगे किसानों को, और दूसरा हमने कमीशन की तरफ से एक भरसक प्रयत्न किया कि हम जो है एक बहुत बढ़िया लाभकारी मूल्य जो वो पल्सेस में दें, और वो हमने अनाउंस भी किया। और सरकार ने उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो की थी कि पल्सेस की प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी। और उस टाइम भी ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शंस थे कि प्रोक्योरमेंट करेंगे तो पल्सेस कहाँ जाएंगे, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सरकार की एक जिसको कहते हैं कि एक इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हम किसान को जो है एक लाभकारी मूल्य देंगे, तो प्रोक्योरमेंट करेंगे, देखेंगे उसको कैसे ऑफलोड करेंगे। और ये दो ही चीज़ें थी, एक सीड और दूसरा जो है राइट इंसेंटिव प्राइस जो है वो हमारे जो है पल्सेस में जो है हम आत्मनिर्भर लगभग हो गए हैं। लेकिन ऑयल सीड्स में जो है वो समस्या वही है कि क्या हम सीड जो है क्वालिटी सीड अवेलेबल करवा पा रहे हैं कि नहीं, दूसरा क्या हम उनको मार्केट प्राइस जो है वो करवा पा रहे हैं कि नहीं, और तीसरा महत्वपूर्ण जो उसमें इशू था वो ये था कि आपकी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो पल्सेस में भी और ऑयल सीड्स में भी वो एक बहुत नकारात्मक पॉलिसी थी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट हो रहा था, पल्सेस पे भी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम थी, ऑयल एडिबल ऑयल्स पे बहुत कम थी। लेकिन सरकार ने दोनों में ये किया कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, और ज़रूरत होगी तो हम इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल में जो है वो पल्सेस पे भी और एडिबल ऑयल्स पे भी इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ी जब ज़रूरत थी। तो हमें जो है एक चीप इंपोर्ट्स जो हैं वो अनकॉम्पिटिटिव जो इंपोर्ट्स हैं वो रोकने पड़ेंगे। ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी जो किसान को लाभकारी मूल्य मिले वो, और तीसरा सीड का। अगर हम इन तीन चीज़ों पे काम करेंगे तो मेरा मानना यह है कि अगले हम 5 से 10 साल में जो है वो जैसे हम तिलहन में सेल्फ सफिशिएंट हुए, वैसे ही हम एडिबल ऑयल्स में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। क्योंकि हम 91 तक तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारा इंपोर्ट एडिबल ऑयल्स का 4-5% था, लेकिन वो 5% से आज जो है 65-70 पे चला गया। तो हमें इस चीज़ पे जो एक गहन चर्चा करने की ज़रूरत है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इसको करना चाहते हैं। सर, ये जानवरों से कैसे बचाया जाए? हाँ, we can't give minimum support price for most of the perishable product, that is what so far it has not been. How about bringing a legislation where minimum selling price, this should be the price at least minimum, and some
Okay, so I think two issues. On the first issue, आप मेरे से सहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ सहमत ना भी हों, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि जो हम एमएसपी की बात करते हैं, मेरा पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं वो काफ़ी हद तक लाभकारी हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो किसानों को मिलता नहीं है। तो हमारी चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि जी आप C2 प्लस 50% कर दीजिए, C2 प्लस 100% कर दीजिए। किसानों से भी जब आप प्राइवेटली बात करते हैं तो वो कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्टेट्स में हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारे जो एमएसपीज हैं वो बहुत, जिसको कहते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो मिलता नहीं है। तो हमें चर्चा उस चीज़ पे करनी चाहिए कि वो हर एक किसान को कैसे मिले, हर एक फसल के लिए कैसे मिले, राइस वीट को छोड़ के बाकी में मिले। जहाँ तक ये पेरिशेबल इसकी बात है, तो देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लेजिस्लेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा ये होगा कि हम जो भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो या पेरिशेबल सेगमेंट जो भी है, उसमें देखिए उसका सल्यूशन यही है कि हमारा एक तो मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम ठीक होना चाहिए। क्यों ये ग्लट और ये क्यों आते हैं? क्योंकि इस साल अगर टमाटर का भाव आपका 60-70 रुपये किलो था, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट सीजन में वो सारा टमाटर की तरफ चला जाएगा, बिकॉज हमारी मार्केट सिग्नल नहीं हम किसान तक पहुंचा पाते हैं कि हमारी पोटैटो की कितनी ज़रूरत है, टोमेटो की कितनी ज़रूरत है, या बाकी फसलों की कितनी ज़रूरत है। और मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। अगर हमारे पास इफेक्टिव मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम हो जिससे हम किसान को एक इंफॉर्मेशन दे पाएँ कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी, तो वो क्रॉप प्लानिंग उस हिसाब से करे। और दूसरा ये है कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि जब ग्लट आता है तो मैं टमाटर जो है मैं खुले में बेचूंगा, क्या मैं ऐसा एक वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकता हूं? और जब वैल्यू एडिशन में जाएगा तो एक मेरे पास एक ऑर्गेनाइज प्लेयर जो कहेगा कि मेरे को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, दूसरी तरफ कंज्यूमर होगा, तो कंपटीशन होगा। तो जो पेरिशेबल सेगमेंट है उसमें हमें जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, और हमें प्राइवेट सेक्टर को जो है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर उसमें एक खुले मन से नहीं आएगा और हम जो है उनको खुले मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारा एक मिसट्रस्ट बना रहेगा। तो मेरा फिर भी आपसे यही अनुरोध है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी एक पार्ट मान के चलें, एक अपना हिस्सा मान के चलें, जिससे कि हम उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। को एग्जिस्टेंस है इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी और इसकी भी है। तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरवेंशन तभी होती है जब बहुत ज़रूरत हो। हेलो सर, मैं सर आप जो धान के बदले उद्यानिकी फसल फल सब्जी में ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, जैसे धान की हर जगह मंडी होती है, वैसे फलदार और उद्यानिकी फसल के लिए, मसाला वर्गीय फसल के लिए ऐसी भी मंडी होने से किसान जो है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि धान की मंडी हर जगह मिलती है, इसलिए हर किसान धान ही लगाना चाहता है। बाकी जो फल है या सब्जी है उसके लिए हमको मार्केट हमेशा दूर जाना पड़ता है, गांव से या बाहर जाना पड़ता है। व्यापारी आता है तो अपने मन से रेट लगाता है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर उसके बाद। सर मैं मुक्तसर से हूँ, पंजाब से। सर थोड़ी एक गल मैनू बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ। ਥਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡੂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਕੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਖਾ ਗਏ।
1178 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮਿਨੀਮਮ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਕੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ थोड़ा ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Sir, I have a question. आप बता रहे थे कि we have to produce as per the consumers. And previous question उसका लिंक था. So अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रिसर्च टीम या गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर्स, why are we not reaching the farmers? Farmers को वो information क्यों नहीं बता रहे हैं? Either are we lacking, government is lacking or we as a farmers are not reaching? ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए, बिकॉज इफ इट इज रीचेस फार्मर्स 100% श्योर मार्केट के हिसाब से हम भी प्रोड्यूस करने लगेंगे। या थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न है सर, आपने एक बात बहुत बढ़िया कही कि संकर वैरायटी हाइब्रिड सीड्स होना चाहिए। मैं बुरहानपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से। सोयाबीन का मेरे साथ एक ऐसा ही विषय रहा है। हम 11 किसान थे, सोयाबीन बोई हमने। जो दिसंबर में किसान सोयाबीन बेचता है 3300 रुपये के भाव से, वही सोयाबीन खरीदता है नॉन ग्रेडिंग वो 8000 रुपये के भाव से, यानी 30 किलो का बैग प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं 2400 रुपये में। जब वो बोया जाता है उसमें जर्मिनेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही। हमने जांच प्रतिवेदन और पंचनामा बनाया, उसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम पाई गई। लेकिन उसमें ये अति मुनाफाखोरी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिसमें ये देखा गया कि इतना होने के बाद भी जब हमने आगे शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं की। यानी इस प्रकार की जो संकर बीज होना चाहिए, अच्छे सीड्स मिलना चाहिए, वो किसान को। दूसरी एक और समस्या है सर, बहुत ज्वलंत, एक बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं सर, इनको जब भी जांच के लिए भेजा जाता है, जांच में वो तत्व नहीं मिलते हैं। और इसमें इतना बड़ा धंधा है सर, इतना बड़ा गिरोह है, इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती सर। तो मत बताइए भाई, ये समस्या नहीं समस्या नहीं, इसमें इस प्रकार की कोई निदानात्मक कार्यवाही होना चाहिए ताकि किसान को जो तत्व दिखाए जाते पर बेग में वो मिलना चाहिए, और वो मिलते नहीं है। नहीं उसमें देखिए, मैंने उसमें यही कहा कि हमारे किसान को अगर एक क्वालिटी सीड मिलेगा, अब कैसे मिले, उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करें कि वो टेस्टिंग लैब्स हों, सारी चीज़ें हों, तो मैंने कहा कि वो सारा सिस्टम जो है वो हमें इन प्लेस करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आपका बीज आपको क्वालिटी का मिल जाता है तो आपकी आधे से ज़्यादा दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस पर मैंने ये कहा कि सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि उसके लिए कैसे करें। जैसे वो टेस्टिंग की बात करें कि लैब टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए, होना चाहिए। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मेरे ख्याल से हम सब ही जिम्मेवार हैं उसके लिए। ना तो हम जो है, मान लीजिए मैं स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हूँ, तो मैं भी किसान तक पहुँचने की कोशिश कम करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि हम साइलोज में काम करते हैं कि मैंने वैरायटी डेवलप कर दी, मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, आगे ये स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का काम वो करे। और किसान का भी यह है कि देखिए, जब आपको पता है कि आपका कंपटीशन होने वाला है, आपको जो है एक स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी जाऊं कि पता करूं कि क्या मेरे को पैदा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसलिए कहा कि हम सभी को जो है, हम सब जिम्मेवार हैं, लेकिन अब उसकी जिम्मेवारी से हम छूट नहीं सकते हैं। तो उसका यही है कि हम सब इकट्ठा मिलकर उस चीज़ पर एक गहन चर्चा करें और उसका एक सोल्यूशन निकालें। और जहाँ तक मेरे ख्याल से कुछ उनका सवाल था, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारा जो हाई वैल्यू सेक्टर है, हाई वैल्यू सेगमेंट जो है, तो वहाँ पे मार्केट्स की प्रॉब्लम है। और मार्केट्स क्या है कि हम अभी भी लोकल मार्केट्स पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन हमारे जो इनिशिएटिव, जैसे ई नैम की हम बात करते हैं, अब ई नैम को अगर हम एक जिसको कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो मेरे ख्याल से ये एक गेम चेंजर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिमाचल के एप्पल का। लोग जो है वो शिमला और किन्नौर से अपना सेब का वो पूरा गाड़ी लेके आते थे और यहाँ आज़ादपुर मंडी में बैठ जाते थे। और यहाँ पे क्योंकि आप लेके आए तो वापस तो लेके जाओगे नहीं, तो जो आपको व्यापारी पैसा देगा, जो भाव देगा, उसी पे आप बेचते थे। आज वो वहाँ पे बैठे बैठे जो है वो पता करते हैं कि आपका बैंगलोर में क्या प्राइस है, आपका कोलकाता में क्या प्राइस है, दिल्ली में क्या प्राइस है, बॉम्बे में क्या प्राइस है, और उसके बेसिस पे वो करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो है ये मार्केट इंटीग्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए कहा कि ई नैम जो है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है, और सारी
राज्य सरकारों को भी और किसान संगठनों को भी उस पर जो एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि हम किसान को एक लोकल मंडी तक ना उसको रिस्ट्रिक्ट करें, हम उसको जो एक नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करें। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे और मार्केट के साथ लिंक कर पाएंगे तो ये सारी समस्याएं जो आपकी हैं कि वो 2 रुपये किलो बिक रहा है, वो 3 रुपये किलो बिक रहा है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ 2 ही चीज़ों पे है, एक मार्केट्स और दूसरा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे और तीसरा इंस्टीट्यूशंस पे। तो इन्हीं चीज़ों पे हमें जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चरल लॉज ये जो है वैसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और थोड़े समय में आपके सामने पुटअप करने के लिए मुझे जरा सी दिक्कत भी आएगी। एग्रीकल्चरल लॉज बेसिकली बेस्ड अपॉन लैंड, भूमि स्वामी। हमारा समाज जो है ये बेसिकली एग्रो बेस्ड कृषि प्रधान समाज में हम रहते हैं और कृषि प्रधान समाज में रहते समय हमारे कृषि कायदे, कृषि कानून, एग्रीकल्चरल लॉज के लिए बहुत एक लंबी हिस्ट्री भी है। ये लंबी हिस्ट्री जो है ये हम वैसा देखे गए तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंशियंट लॉज, सिंस टाइम इन इमेमोरियल हम भूमि स्वामी की कल्पना करते हैं और लैंड की ओनरशिप हम उस कंसेप्ट करते हैं। हमारा समाज ये सब चीजों के तरफ देखते समय जो है होलिस्टिक अप्रोच हम रखते हैं और ये जो सब कृषि कायदे जो है इसका संदर्भ हमारे वेद काल से भी आता है। हमारे ऋग्वेद में भूसूक्त है, हमारी धरणी माता कैसी है उसका वर्णन भूसूक्त में आया है। हमारे जो ओरिजिन जो है वो श्रुति स्मृति ऋषि मुनि उन्होंने जो थॉट्स रखे हैं उसके ऊपर हमारा जो है ये बेस डिपेंड है। और मैंने जैसा बताया कि हमारा होलिस्टिक अप्रोच जैसा है, भूमि के लिए हम जो देखते हैं उसका उपभोक्ता बोल के हम नहीं देखते हैं, हम उसे मातृत्व के तरफ से देखते हैं। वैसा देखा जाए तो हम भूमि के तरफ देखते समय जो बोलते हैं, हम सुबह उठने के बाद में जो है हमारा जो चरण स्पर्श भूमि से होता है तो हम उसे पहले नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते समय जो है हम बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हमारी जो कृतज्ञता है भूमि के तरफ जो है, हमारा जो देखने का जो अप्रोच है वो भूमि के तरफ इस तरफ से आता है। हमारे समाज में ये जो लैंड राइट्स जो है, लैंड ओनरशिप जो है, ये ओनरशिप के एक्विजिशन के बारे में जो है वेद काल से विचार मंथन है। वहां पे जो विचार किए गए हैं, पाराशर ऋषि है, याज्ञवल्क्य है, गौतम है और उन्होंने अलग अलग प्रकार के विचार हमारे भूमि स्वामी के कैसे स्वामित्व मिलेगा इसके ऊपर विचार रखे हैं। ये विचार रखते समय जो है जो अलग अलग कंसेप्ट हमारी डेवलप हुई है भूमि स्वामी के बारे में जो है वो बेसिकली जो है इंडिविजुअल ओनरशिप, फैमिली ओनरशिप। ये फैमिली ओनरशिप डेवलप होने के बाद में जो है
ये जो है कि जो अलग अलग राज्यों में हमारा जो विभाजन था, ये भूमि स्वामी की कल्पना जो है, वो स्टेट का राजा जो है, वो राजा वो भूमि स्वामी था, और वो भूमि स्वामी जो है उसके बाद में जो है इंडिविजुअल के पास में भी उसके राइट्स कैसे दिए जाएंगे, इसका भी विचार मंथन हमारा हुआ था। ये विचार मंथन जो है, हमने क्या क्या नहीं देखा है, जो ओल्ड एंशियंट लॉज में भी देखा जाए तो हाउ टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, उसके जो एक्विजिशन ऑफ राइट्स जो है वो बाय वे ऑफ सक्सेशन है, हेरिडिटरी है, बाय वे ऑफ परचेस है, बाय वे ऑफ सेल है, बाय वे ऑफ मॉर्गेज है, बाय वे ऑफ लीज है। इतना ही नहीं तो हमारे एंशियंट समय में जो है कि एक व्यक्ति जिसकी भूमि नहीं है मगर वो दूसरी की भूमि के ऊपर वो कास्ट कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, एंशियंट लॉज भी ऐसा बोलता है कि 3 जनरेशन वो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करता होगा तो उसका वो भूमि स्वामी बनेगा। आज भी हमारी एडवर्स पोजीशन की कंसेप्ट, वही कंसेप्ट हम आज भी अडॉप्ट करते हैं। खाली जो अलग अलग बात जो की है कि कोई समय लिखा है कि 3 जनरेशन है, कहाँ लिखा है कि 10 इयर्स का कंटिन्यूअस पोजीशन है, कहाँ लिखा है कि 12 इयर्स का पोजीशन है। अभी जो है 12 years possession with the knowledge of the owner, he is in continuous possession, he can acquire the rights by way of prescription. It means the acquisition of rights is described since time in immemorial. It is old ancient history. In middle period, our native kings, अलग अलग राज्यों में हमारा जो विभाजन हुआ था और जो राज्य चल रहा था, संपूर्ण देश में जो है, संपूर्ण देश में जो सिस्टम जी जो थी एक्विजिशन ऑफ राइट्स की, उसका ट्रांसफर की, वो सिस्टम एक ही है। राज्य अलग अलग थे मगर सिस्टम वही थी, सिस्टम वही चल रही थी। ये सिस्टम चलते समय जो है अलग अलग मेथड एडॉप्ट हुए। वो एडॉप्ट होने के बाद में जागीरदार आए, जमींदार आए, वतनदार आए और उनके पास में वो जमीन का कंसोलिडेशन रहा, लैंड का कंसोलिडेशन रहा। ब्रिटिश पीरियड में उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आए, खाली उन्होंने जो है वो कोडिफिकेशन किया और कोडिफिकेशन करने के बाद में जो है वो कोडिफिकेशन में लैंड राइट्स ड्यूल सिस्टम में आई। ड्यूल सिस्टम बोले तो जैसा मैंने बताया कि जागीरदार है, जमींदार है, लैंडलॉर्ड है और एक्चुअल टीलर है, एक्चुअल कल्टीवेटर है। वैसा कोडिफाइड लॉ में भी सुपीरियर लैंड होल्डर, इंफीरियर लैंड होल्डर। Superior landholder is the owner of the property, inferior landholder may be a cultivator and he may be a tenant. A superior landholder acquires the right of recovery of rent or recovery of land revenue. ये जो सिस्टम है ये सिंस पुरानी सिस्टम हमारे पास में चल रही है। पुराने हिस्ट्री में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा का कर्तव्य भी बताया है, लैंड का रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करना ये भी बताया है, लैंड का कल्टीवेशन कैसा करना ये भी बताया है, ओनर के राइट्स कैसे है, कल्टीवेटर के राइट्स कैसे है ये भी बताया है। जब ओनर लैंड कल्टीवेट करता है, लेबर के तरफ से कल्टीवेट करता है तो लेबर के चार्जेस क्या रहेंगे इसका भी डिस्क्रिप्शन किया है। इतना ही नहीं तो लैंड लीज करते समय कल्टीवेशन देने के लिए जो है वो लीज देते समय उसका शेयर कैसा रहेगा। समझ लो लैंड ओनर के पास में खाली लैंड है, बाकी कोई भी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करेगा और कल्टीवेटर लैंड कल्टीवेट करेगा तो उसका रिम्यूनरेशन कैसा रहेगा। लैंड ओनर है वो बाकी भी प्रोविजंस करेगा, उसके लिए जो है खाली लेबर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा।
जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी देश भर में बटाई सिस्टम जो बोलते हैं, 50% ऑफ लैंड शेयर टू द कल्टिवेटर एंड 50% टू द लैंड होल्डर, इट इज सीन्स फ्रॉम कौटिल्य, इट इज इन अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इट इज डिस्क्राइब्ड ऑल दिस थिंग्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह भी बताया है कि हमें कौन से क्रॉप की कमी है, हमें कल्टीवेशन के लिए किसके लिए ज्यादा प्राधान्य देने की आवश्यकता है, वैसा तो ओनर जो है उसका खुद कल्टीवेट करेगा, उसके मर्जी के ऊपर से। मगर जिस समय राजा को ऐसा लगेगा कि इस चीज की कमतरता है, तो उसके लिए जो है वो डायरेक्शन दे सकेंगे और वो डायरेक्शन के ऊपर से उनका राजा का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए भी रहेगा और टोटल सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसी रहेगी, इसका भी लिटरेचर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें अवेलेबल है। मैंने ब्रिटिश सिस्टम में बताया कि कोडिफाइड किया है, लैंड लॉज क्रिएट किया है, लैंड रेवेन्यू कोड इस्टेब्लिश हुए थे, ब्रिटिशों ने किए थे, लैंड सेटलमेंट किए थे, लैंड सर्वे किए थे, लैंड का मेजरमेंट किया था, लैंड के मैप्स रेडी थे। और इंटेंशन उनका लैंड डेवलपमेंट के अलावा लैंड कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था। उन्होंने जो सिस्टम थी वो सिस्टम में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं की थी। हम अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। आज़ादी के समय हमने जो है, हमने भारतीय संविधान का एडॉप्शन किया और भारतीय संविधान के प्रीएम्बल का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, प्रीएम्बल ने डिक्लेरेशन किया है कि सॉवरिन जस्ट sovereign democratic republic, it is a declaration of preamble. In our constitution, there were three major parts is given, that is part 3, chapter 3. A fundamental rights are given. And part 4 is directive principles. And we have adopted, when the constitution is adopted, the aim and object of to implement the directive principles, we have started to implement the law and law regarding land reforms. Land reforms के इसमें जो है equality before law, equal distribution of wealth, all are equal, and for the said purpose, land reforms movement was taken, and at first in Bihar Land Reforms Act was passed. The said act was challenged before the High Court. Its validity was challenged as the fundamental rights are involved, and there is a discrimination regarding the rights of the owner. Likewise, in Uttar Pradesh, Allahabad High Court, Uttar Pradesh also passed such type of resolution regarding land reforms. In Maharashtra also, the land reforms law was passed. Nagpur and Allahabad High Court upheld the laws passed by the legislation
and Patna High Court struck down the land reform law. The appeals came before the Supreme Court. In meanwhile, the central government has decided to carry out the amendment, and for the purpose of the implementation of the directive principles, the said laws are required to be made out. And thereby first amendment was carried out in the year 1951, when there was only a provisional legislation. And by first amendment, that amendment in Article 31 is carried out, and the Land Reforms Act were confirmed, and the appeals filed before the Supreme Court were dismissed. In that amendment, a Schedule 9 was introduced. Article 31A and B was introduced. By way of this constitution, ये amendment करने के वजह से जो है, जो agricultural laws जो है, agricultural laws उसके बाद में implement हुए, implement में आए. उसमें से major law जो आए हैं, major law Tenancy Act introduce किए गए 1950 से 60 तक. Tenancy Act में जो है, जो टीलर्स डे डेफिनेट डे डिक्लेयर किया और जो टेनेंट है उसको ओनर डिक्लेयर कर दिया, और लैंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो टेनेंसी लॉ. लीज जो है, लीज जो कल्टीवेशन करने वाला है, कल्टीवेटर बिकेम ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. द सेकंड लॉ introduced by the government various state, that is Land Ceiling Act. That Land Ceiling Act and Land Tenancy Act made a lot of effect on the society, agricultural society. There is a ceiling on the land. No one can hold the land holding more than that of area, which was different, that is 54 acres of any area. Agricultural is different, irrigated is different, and non-irrigated is different. These legislations came into operation, and its effect are now came before the society. There was also social legislation is there, Land Consolidation and Fragmentation, Prevention of Fragmentation and Consolidation of Act. Now, implementation of this act clearly shows that now the holding of the every landholder approximately 2.5 acres. Now, agricultural legislation thereafter also developed in input legislation, that is Seed Act, Fertilizers Act, Pesticide Management Act, agricultural legislation also regarding the marketing, trading, that is APMC Act and other act also. Now, what is the result, consequences of it? At present, the holding is very small. At present, there is, yesterday we have heard the lecture regarding the effect of implementation of fertilizers, and thereby recently the government has decided to implement various laws. Niti Aayog also introduced one of the law, that is Land Leasing Act, and model law was also circulated, that is to legalize the land leasing and for the better cultivation of all these things. Thereby it is a very vast subject regarding
land legislation, I have put up certain provisions and certain legislation before. Now the challenges I have submitted regarding the small holding, regarding the cultivation, and regarding affordability of sustainable agriculture. And thereby, now the various laws are under process. Seed policy is there, seed law is there. Pesticide Management Act is also under process. That is, and government has established, and that 3 laws are also introduced by the government recently, which was withdrawn. These are the agricultural legislation and rights of the persons in the society. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच, चौधरी साहब, मराठी जी, शर्मा जी, विलास जी, हमारे रविंदर जी और हमारे बहुत सारे वाइस चांसलर्स यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपमहानिदेशक और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, किसान भाई बंधु, ये जो एक मुझे विषय दिया गया है, वर्तमान में हालांकि मैं कृषि शिक्षा को देखता हूँ, उच्च कृषि शिक्षा देश की, लेकिन क्योंकि पूर्व में मैं 8 साल इस प्राधिकरण में मैंने काम किया है रजिस्ट्रार जनरल के रूप में 2019 तक, 2011 से 2019 तक, तो मुझे कहा गया कि आप इस विषय पर अगर बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं अपने अनुभव जरूर साझा करूँगा। तो ये जो विषय है, ये इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अधिकतर प्रतिभागी हमारे किसान भाई बंधु हैं या किसानों से जुड़े हुए सभी यहाँ पर प्रतिभागी हैं। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही अनूठा कानून है हमारे देश का, और पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है कि किस तरह से 2 एक्ट को, बीडर्स राइट्स और फार्मर्स राइट्स को किस तरह से एक सामंजस्य इसमें रखा जाए, किस तरह से इनमें एक बैलेंस बनाया जाए। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको कि ITPGRF बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि विश्व खाद्य संगठन का एक भाग है, और उसमें जो किसानों के अधिकार हैं उसके लिए एक 46 कंट्रीज़ की उन्होंने एक समिति बनाई, और उसमें अधिकतर चर्चा हमारे देश की ही होती थी, और जिसका 4 साल मैंने नेतृत्व किया। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए वो मैं थोड़ा चर्चा करूंगा उसके बारे में। तो हर जगह इसकी बात होती है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे देश तैयार नहीं होते हैं किसानों के अधिकार के लिए, उस तरह से नहीं तैयार होते हैं जिस तरह से हम इसको जिस तरह से हम इसको भारत में इसका क्रियान्वयन हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे किसानों के बहुत हित में हैं, और इनका अगर आप देखें कि ये क्यों हमने लागू किए, तो इसका अगर जेनेसिस देखें आप, तो एक ट्रिप्स एग्रीमेंट था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से कनेक्टेड है, WTO का एक पार्ट था, और उसमें ये कहा गया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारतवर्ष में इस समय करीब 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि आपका पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट है, आपका GI है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन है, ऐसे ये PPB एंड FR एक्ट भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और ये कृषि मंत्रालय के पास है। तो इस ट्रिप्स एग्रीमेंट को क्योंकि इंडिया ने साइन किया,
तो इसके तहत ये एक ज़रूरी था कि हम भी एक इस तरह का एक एक्ट बनाएं जो कि ट्रिप्स के कंप्लाइंस में हो। उसमें ये नहीं कहा गया कि आप किसानों के अधिकार भी दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ जब इसकी चर्चा हुई सभी लोगों से तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें किसानों के अधिकार को भी डाले जाए और किसानों को भी बहुत सारे अधिकार इसमें दिए जाएं। तो वो मूलतः मैं किसानों के अधिकार की आज बात करूंगा नेक्स्ट, कि वो क्या कौन से अधिकार हैं जो इसमें दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार किसानों को दिए गए हैं। ब्रीडर्स राइट्स की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, प्लांट ब्रीडर्स राइट्स की, हालांकि हमारे कुछ प्राइवेट कंपनी से भी प्रभाकर राव जी हैं यहाँ पर और बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जो कि प्राइवेट कंपनी से बहुत सारे वैरायटीज़ वहाँ रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो राइट है वो है हमारा एक्सेस टू सीड, और एक्सेस टू सीड को लेकर ही पूरे विश्व में हमारे इस एक्ट की चर्चा होती है। और उस एक्सेस टू सीड जो कि सेक्शन 39 है पीपीवी एंड एफआर एक्ट का, जो 2001 में लागू किया गया, उसमें जो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो भी नई वैरायटी बनती है उसका मूल, बहुत सारी वैरायटियों का जो मूल है वो किसानों द्वारा जो संरक्षित वैरायटीज हैं उनका बीज लिया जाता है, उनमें ही इम्प्रूवमेंट करके, ब्रीडिंग करके, उसमें बहुत सारे जीन्स ट्रांसफ़र करके बनाई जाती हैं। तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरह से किसानों को अधिकार दिए जाएं। तो एक्सेस टू सीड में है कि अगर कोई भी वैरायटी जो कोई भी ब्रीडर उसको प्रोडक्शन लेता है यहाँ पर इस अथॉरिटी में, तो उस पर सेव करने का उसके बीज को, जो कि बहुत सारे देशों में ये कानून नहीं है कि आपने अगर बाजार से बीज खरीदा किसी प्रोटेक्टेड वैरायटी का, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटेक्टेड वैरायटी, रजिस्टर्ड वैरायटी, ये नहीं कि किसी भी वैरायटी का हो, तो उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप शो कर सकते हैं, दोबारा शो कर सकते हैं, उसको आपस में किसानों के आसपास एक्सचेंज, विनिमय कर सकते हैं, उसका जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं, और अपने फार्म प्रोड्यूस को आप बेच सकते हैं, उसमें आप फ्री हैं, लेकिन उसको ब्रांडेड करके आप नहीं बेच सकते हैं। इस तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें सेक्शन 39 में दिया गया है। उसी हिसाब से एक बेनिफिट शेयरिंग का है इसमें क्लॉज सेक्शन 26, और बेनिफिट शेयरिंग में है कि अगर किसान की वैरायटी को लेकर कोई भी वैरायटी अगर बनती है नई, तो उसमें उस किसान का हिस्सा भी लाभांश में रहेगा, और अगर नहीं रहता है तो अथॉरिटी का कुछ रोल डिफाइन किया गया है कि अथॉरिटी उसको डिसाइड करेगी उस डिस्प्यूट को, जो भी उसमें डिस्प्यूट होगा। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन 39(2), जिसमें कहा गया है कि कंपेंसेशन, तो जो भी वैरायटी इस प्राधिकरण के पास में रजिस्टर्ड होगी, जिसका भी पंजीकरण होगा इस प्राधिकरण में, और उस वैरायटी को बेचने से पहले उस पर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी उन ब्रीडर्स को कि किस कंडीशन में इसको ग्रो करना है, कितना आपका, बहुत सारे ट्रेड्स उस पर लिखने पड़ेंगे, उसके डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ेंगे आपको, और अगर वो चीज़ किसान के फील्ड में उन कंडीशंस में नहीं होती है तो उसका कंपेंसेशन, उसका हर्जाना भी उस ब्रीडर को, किसानों को देना पड़ेगा। और ये इसके लिए बहुत सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं इसमें जो है। उसी हिसाब से इसमें एक रीजनेबल सीड प्राइस का भी प्रोविजन है सेक्शन 47 में, कि आपने कोई वैरायटी रजिस्टर्ड करा ली इस अथॉरिटी के पास में, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्राइस में कोई बेच रहा है तो वो अथॉरिटी उसको डिसाइड कर सकती है कि इसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा इसका मार्केट में इसको नहीं बेच सकते हैं। तो उसका क्या प्राइस रहना चाहिए, अगर इस तरह का किसानों को लगता है तो वो भी अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण और अगला एक इसमें अधिकार दिया गया है किसानों को, वो है कि किसानों की रिकॉग्निशन। और ये मैं इस मंच के द्वारा आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रावधान में जो किसानों को ये 3 तरह के पुरस्कार, रिकॉग्निशंस देते हैं, अभी तक करीब 150 के आसपास रिकॉग्निशंस दे चुके हैं।
तो उसमें कम्युनिटीज़ को देते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स को देते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स को रिकॉग्निशंस भी देते हैं, 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, जो भी है। तो ये एक एक्ट के तहत ही देते हैं। इसमें अधिनियम में इसका प्रोविजन है कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा संरक्षण है, उन लोगों को आप प्रोत्साहित करें और उनको उसके लिए आप रिकॉग्निशंस दें। तो आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसे किसान हैं जो इस तरह का संरक्षण कर रहे हैं, तो उसके पुरस्कार के लिए आप लोग इस प्राधिकरण में जरूर अप्लाई करें इस सेक्शन के तहत। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स वेराइटीज़, ये फार्मर्स का राइट है कि अगर उनके पास कोई ऐसी वैरायटी है जिसका कि उन्होंने संरक्षण किया है, जिसको कि वो आगे जाकर उन्हें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है या बहुत अच्छे गुण हैं उसमें इस तरह के, तो उनको आप रजिस्टर्ड करा सकते हो और उसका रजिस्ट्रेशन का अधिकार आपका है, जिसका कि कोई शुल्क प्राधिकरण आपसे नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स राइट्स एक्ट, फार्मर्स वेराइटीज़ 39 में दिया हुआ है, 39(1) में। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण इसका भाग है, वो है सेक्शन 28 में, 28(6) में, प्रायर ऑथराइजेशन। एक इसमें टर्म दिया गया है, इसेंशियली डिराइव्ड वेराइटीज़। तो कोई भी वेराइटी जो आप डेवलप करेंगे, अगर वो EDV है या नॉर्मल ब्रीडिंग से या जैसे भी बनाई है, तो आपको उसके लिए जब भी अथॉरिटी के पास कोई रजिस्ट्रेशन होगा ब्रीडर का उस वैरायटी के लिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हमने किसानों की वैरायटी इसमें यूज़ नहीं की है। अगर की है तो उस किसान का ऑथराइजेशन उसमें साथ में आपको लगाना पड़ेगा। बिना ऑथराइजेशन के किसान के उस वैरायटी को अथॉरिटी रजिस्टर्ड नहीं करती है, करेंगे तो वो नियमों के विरुद्ध होगा। उसी हिसाब से इसमें रजिस्ट्रेशन फीस का एग्जेम्पशन दिया गया है किसानों को। और एक जिसकी अभी मेरी एक बैठक थी करीब FAO के साथ में करीब 15 दिन पहले, वहाँ मेरे से कहा गया कि आप इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताइए। इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है, जो कि सेक्शन 42 में दिया गया है इसमें, कि किसी भी वजह से अगर जो आपको राइट टू सीड दिया गया है और भी कुछ दिया गया है, तो किसान को इनोसेंट मानकर आप उसके अगेंस्ट में कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे और इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट में आप उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है कि इनोसेंट था, उसको मालूम नहीं था या किसी वजह से भी इनोसेंस आप प्रूव करते हैं, तो इस तरह के जो राइट्स दिए गए नेक्स्ट इस प्रावधान, इस अधिनियम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डिफाइन किया गया है, ये डेफिनेशन भी अब वर्ल्ड ओवर डिस्कस हो रही है कि किसान की परिभाषा क्या है और कौन अपनी वैरायटीज़ को फार्मर्स वैरायटीज़ के रूप में रजिस्टर्ड कर सकता है। वो सब इसमें दिए गए हैं कि कोई भी आदमी जो कल्टीवेशन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लैंड ओनर हो, अगर कल्टीवेट करते हैं आप या आप नॉलेज रखते हैं तो आपको किसान की परिभाषा में रखा जाएगा। नेक्स्ट, बहुत सारे सेक्शंस हैं किसान की परिभाषा के इसमें जो है, और उसी हिसाब से फार्मर्स की वैरायटी भी डिस्कस की गई है इसमें जो है, उसका भी एक डेफिनेशन दिया गया है कि किसान की वैरायटी कौन सी होगी। पहले किसान डिफाइन किया गया है, फिर किसान की वैरायटी क्या होगी। तो वैरायटी विच हैव बीन ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड एंड इवॉल्व्ड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड, कि जो आपने ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से जिसको कि आप उगा रहे हैं अपने यहाँ, उन वैरायटीज़ को भी आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या आपके यहाँ कोई वैरायटी इस तरह की इवॉल्व हुई है, या कोई वाइल्ड रिलेटिव है या लैंड रेस है, उसको भी आप अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं तो बड़ा यूनिक एक प्रावधान दिया गया है। उसी हिसाब से जैसे ब्रीडर का भी डेफिनेशन दिया गया है इसमें, लेकिन ब्रीडर का डेफिनेशन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा यहाँ इस मंच पर आप लोगों के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन ब्रीडर उन्होंने कहा, ए फार्मर हु हैज़ bred or developed a new variety shall be entitled for registration in the like manner as a breeder of a variety under the act। किसान एक ब्रीडर भी हो सकता है इस एक्ट के तहत। अब ये नहीं कि किसान के पास जो वैरायटी है वो फार्मर्स वैरायटीज ही होंगी। किसान की वैरायटी, अगर बहुत सारे किसान हैं हमारी नॉलेज में इस तरह के, जिन्होंने ब्रीडिंग करा के अपने फील्ड में नई वैरायटी डेवलप की हैं, तो वो एज ए ब्रीडर्स वैरायटी भी उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नेक्स्ट, किसान की वैरायटी या जो दूसरी वैरायटीज है उनका प्रोडक्शन कितने समय के लिए
कितने अवधि के लिए उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये इसमें दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली ये 15 साल के लिए होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जो कि 2 भागों में बटा होता है, 6 साल और 9 साल। 6 साल इनिशियल प्रोटेक्शन होता है, 9 साल एक्सटेंडेड पीरियड होता है इसका। और अगर पेड़ है आपके पास, कोई इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, आम का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो आप उसको 18 साल के लिए करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है। नेक्स्ट, ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो अवार्ड्स वाला है, प्लांट जीनोम सीवियर अवार्ड्स, ये कुछ पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। बहुत सारे प्लांट जीनोम सीवियर अवार्डीज बाद में इस अवार्ड को लेने के बाद में उनको पद्मश्री भी मिला है। इतनी रिकॉग्निशंस होती है उन किसानों की, और उनको प्रोत्साहित करने के बाद में उनकी वैराइटीज़ को संरक्षण के लिए भी कोशिश की जाती है कि किस तरह से हो, और एक इंटरनेशनल लेवल पर उन किसानों के नाम आते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आपके संज्ञान में अगर कोई इस तरह के किसान भाई बहन आते हैं तो आप जरूर उसको प्राधिकरण को बताएं इस बारे में। नेक्स्ट, ये एक 2 स्लाइड और है मेरी जो है, ये जो मैं आपको टीटी के बारे में बता रहा था, इंटरनेशनल टीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पर भी एक आर्टिकल 9 है जिसमें कि किसानों के अधिकार की बात की गई है, और काफ़ी कुछ समानता है हमारे जो अधिकार हैं भारतवर्ष में इस PPVFR में, उससे इनमें बहुत सारी समानता है आर्टिकल 9 की। लेकिन इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन वो जो कंसर्न देश है, जो भी कंट्रीज हैं जो कि उसके सिग्नेटरी हैं, वो अपने हिसाब से इसको लागू कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि लागू करें या न करें। और इसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक समिति बनाई गई कि किस तरह से हम देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड इम्प्लीमेंट हों। और काफ़ी देश अभी कोशिश कर रहे हैं, इवन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है UPOP, वहाँ भी बहुत सारे देश अपना एक विचार रखते हैं कि आप क्यों भारतवर्ष जैसा किसान का कानून यहाँ पर हम उसका कुछ पार्ट क्यों नहीं हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट, इस मंच को मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मेरे को कि ये जो टीटी है 148 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इसकी जो अगली बैठक है GB गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है, वो भारतवर्ष में होने वाली है सितंबर के महीने में, जिसमें करीब 800 प्रतिभागी विभिन्न देशों से आएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैव विविधता के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी बैठक इंडिया में होगी। इसमें एक किसानों की प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें जो हमारे अवार्डी किसान हैं उनको बुलाया जाएगा, उनकी क्या विविधता है वो हम पूरे उन 150 कंट्रीज़ के सामने उसको रखेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक कदम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी थी इसको यहाँ भारतवर्ष में कराने के लिए, और प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। इसकी जो एक समिति है इस फार्मर साइट्स को इम्प्लीमेंट करने की, तो उनको 2 दायित्व दिए गए जिसका मैंने नेतृत्व किया था। इसमें एक था कि किस तरह से आप इन्वेंट्री एक बनाएंगे कि कहाँ क्या क्या फार्मर साइट्स उपलब्ध हैं, किस कंट्री में क्या उपलब्ध हैं, और किस तरह से वो डॉक्यूमेंट, तो ये 2019 में एक बना के डॉक्यूमेंट दिया जिसको कि उन्होंने अडॉप्ट किया। एक और फिर 2 साल के लिए एक चुनौती दी गई कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी कहाँ पर है और क्या प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस हो सकते हैं जिसको कि उन सभी कंट्रीज में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि एडवाइजरी हम इशू कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है इसमें अडॉप्ट होगा। तो अगर ये अडॉप्ट होते हैं तो हमारे भारतवर्ष का जो ये फार्मर्स राइट्स एक्ट है ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो अभी करीब इस प्राधिकरण ने 5000 के आसपास सर्टिफिकेट इशू किए हैं, और उसमें से अगर आप देखें तो एक 2000 के करीब किसानों के सर्टिफिकेट्स भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से किसानों की वैरायटीज हैं हमारे पास, जितनी विविधता है, किसान आगे आकर उनको रजिस्टर्ड करवाएं इस प्राधिकरण में, और जिससे कि आपको उसके ऊपर एक अधिकार मिले और आपको बेनिफिट शेयरिंग और जितने भी क्लॉज हैं वो सब इसमें
मिल पाएँ, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। नेक्स्ट, इसमें एक जीन निधि है, नेशनल जीन फंड है, जिसमें प्रोविज़न है, लेकिन अभी अकस्मात रूप से इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड्स इसमें अवेलेबल नहीं है, जिसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर किसानों के पास कोई अच्छी वैरायटी है, उसके संरक्षण के लिए भी इससे सहायता उन किसानों को दी जा सकती है। और बहुत सारे प्रोविजंस हैं कंपेंसेशन वगैरह के, वो सब इस जीन निधि से ही दिए जाते हैं, तो उनको भी किस तरह से हम किसानों को दें, तो इसमें बहुत सारी चर्चा हुई है कि किस तरह से CSR फंड, किस तरह से और दूसरे फंड से या सरकार से और ज़्यादा फंड लेकर इसको मजबूत किया जाए। लेकिन अभी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन पैसा इसमें बहुत सारा नहीं आ पाया। नेक्स्ट, और इसके साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट है इसकी plantauthority.gov.in, यहाँ से आप सूचना ले सकते हैं। सारा प्रोसेस अभी ऑनलाइन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का भी, पेमेंट का भी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जब भी कोई अवार्ड की सूचना आती है आप इस साइट से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप जानकारी इसमें से हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेड्डी का विषय है, साथ ही साथ हम TKDL का भी विषय करते हैं, GI का भी विषय करते हैं, PBR का भी विषय करते हैं। इन तीनों को मिलाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है वह एक फ्रेमवर्क बन जाता है ओवरऑल हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे आपने सीड के लिए कहा। पर इसका जो अभाव है, किसानों तक ये बात पहुंचती नहीं है कि उन्हें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, तो उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है कि जो ओवरलैप बना हुआ है तीनों चीज़ों में, उसको थोड़ा सा सुलझाने के लिए कुछ प्रयास हो रहा है क्या? जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। एक अथॉरिटी है, आपको पता होगा सर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो प्राधिकरण है PPBNFR, ये आपका मेनली प्लांट से डील करता है, लेकिन वो एक कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी से डील करता है। और TKDL का जो पार्ट है वो मोस्टली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपका डील करता है। इनमें सामंजस्य के लिए कई बार बात हुई है और कई सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी डेवलप किए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक PBR, प्लांट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है पंचायत लेवल पर, बहुत सारे PBRs बन गए हैं। उसमें TKDL की इंफॉर्मेशन, एक नेशनल डेटाबेस तो है ही, उसमें भी एक ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। और ये चर्चा की गई कि जो वैराइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं किसानों की, उनका भी एंट्री उस रजिस्टर में जो कि NBA मेंटेन करता है, उसमें उसकी एंट्री की जाए, जिससे कि एक सामंजस्य बना रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं और बहुत सारे और प्रयास चल रहे हैं इनके जो हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सोच रहे हैं इसमें, बहुत सारी चीज़, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये इशू है। धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, मेरी एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन है। कौन? सांगवान। अच्छा, कि हमारे देश ने जो बिल किसी एक्ट में जो किसानों का रखा है, उसके लिए आई सैल्यूट जिन लोगों ने भी ये मेहनत की, कोशिश की। और अभी भी अगर आपको याद हो तो 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री सिंगापुर में आखिरी टाइम तक टेलीफोन पे थे, यहाँ प्लांट अथॉरिटी से कनेक्टेड थे कि भाई मैं साइन करूँ कि नहीं कहूँ। लेकिन वो चेयरमैन इतने सख्त आदमी हैं, अब उन्होंने लास्ट में कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं, इससे हमारे किसानों का नुकसान होगा। मेन सवाल इसमें मेरा ये है, किसानों का हक इसमें दिया गया, बहुत अच्छी बात है, आई सैल्यूट एवरीबडी फॉर उसके लिए। लेकिन किसान हमेशा नुकसान में रहता है। उसकी जो हिस्सेदारी है प्लांट ब्रीडर जो है उसके कम मुकाबले में, और जो प्राइवेट कंपनियां जो सीड बनाती हैं, सीड किसान का मामला है, पूरा खेती पूरा किसान का मामला है। पूरी दुनिया में जितने भी खेती के पौधे हैं वो किसान ने उगाए, किसान ने उनको मेंटेन किया है। इसमें और किसी का कोई हक नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर हक किसान का होना चाहिए। लेकिन किसान हमेशा नुकसान में रहता है। किन कारणों पे, ऑन व्हाट कंडीशंस, ऑन व्हाट पैरामीटर्स किसान को कम हक दिया गया है, उसको सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए था। धन्यवाद। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सांगवान साहब। और इसके लिए मैं सोचता हूँ जागरूकता जितनी ज़्यादा होगी, जैसे कि जब मैं था अथॉरिटी में, तो एक मेन एक्टिविटी हमारी रहती थी कि किस तरह से ज़्यादा हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें किसानों के लिए, KVKs को इन्वॉल्व करके। और प्रतिवर्ष करीब 1000 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग किसानों के लिए करते थे,
जब तक जागरूकता नहीं होगी, मैं सोचता हूँ यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करें, हमारे एनजीओ सहयोग करें किसानों को अवगत कराने में कि किस तरह से उनके क्या राइट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कराएं, अवार्ड्स लें, और आप बहुत सारी चीज़ों में कंपेंसेशन, बेनिफिट शेयरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करें और हम लोग आगे आएँ तो मैं सोचता हूँ हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद सांगवान जी आपके इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। डॉक्टर राजीव मराठी जी, डायरेक्टर एनआरसी पोमोग्रेनेट। हमारे वक्ताओं में आज मुख्यतः थे प्रोफेसर विजय पाल शर्मा जी, चेयरमैन CACP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे दूसरे वक्ता थे एडवोकेट विलास सोनवने जी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मुंबई और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे तीसरे वक्ता थे आज डॉक्टर RC अग्रवाल, DDG एजुकेशन ICR, और हमारे वैसे तो कमेटी के मेंबर भी है और हमारे घर के हैं। धन्यवाद। हम टी के लिए ब्रेक करेंगे और 11:30 बजे हमारा अगला फंक्शन हम शुरू करेंगे 11:30 बजे। हमारे बीच में VIP भी रहेंगे, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी 11:30 बजे हम असेंबल